स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के कक्षा 12 के लेखाशास्त्र प्रश्न पत्र को, जो आपका हुआ है 4 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें आज हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, एक फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए साधारण जो आपका साझेदार है उसके आहरण पर जो ब्याज है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है व्यय, सेकंड है हानि, थर्ड है आय और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ड्राइंग, वो फर्म के लिए आय होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। फर्स्ट अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट, सेकंड निश्चित लाभ, फिक्स्ड प्रॉफिट, थर्ड सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, और फोर्थ असामान्य लाभ, क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिलाभ, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट इक्वल सुपर प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा अधिलाभ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है। इसमें हमें कुछ वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा गुडविल से संबंधित है। सीधा कर लेता हूँ पेपर को जरा मैं। हाँ, तो ये है इस प्रकार। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000 रुपये, 13,000 रुपये, 8,000 रुपये थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी 27,000, 81,000, 9,000 या 18,000। तो इसमें क्या होता है, हम तीनों को ऐड कर लेंगे और फिर 3 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 और 13 21, 21 और 6 27, 27 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 9,000 और 9,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18,000। तो इस तरीके से जो गुडविल निकल के आएगी वो आएगी 18,000 रुपये। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे कौन वहन करेगा या कौन लेगा। फर्स्ट ऑप्शन है बचे हुए साझेदारों द्वारा, सेकंड सभी साझेदारों द्वारा, और थर्ड है नए साझेदारों द्वारा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी साझेदारों में उनके जो भी रेशो होता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसमें बांट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी फर्म के विघटन पर पूंजी खाते का अंतिम शेष स्थानांतरित कर दिया जाता है। फर्स्ट वसूली खाता में, सेकंड लाभ हानि खाता में, थर्ड नगद खाता में, और फोर्थ साझेदारों के ऋण खाते में। क्योंकि पूंजी का किसी फर्म का क्या हो रहा है, विघटन मतलब समाप्त हो रही है, तो उसके बाद जो पूंजी का जो लास्ट में शेष बचेगा कैपिटल अकाउंट के बाद उसे हम किस में ट्रांसफर करते हैं, नगद खाते में, यानी उनका पेमेंट हमें वापस करना है। तो हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही, नगद खाता या जो बैंक का अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपनी में होता है फर्स्ट प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व, सेकंड स्थायी अस्तित्व, थर्ड सीमित दायित्व और फोर्थ इनमें से सभी। तो एक कंपनी के अंदर ये सभी क्वालिटीज या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 0 कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। फर्स्ट 0 ब्याज दर पर, सेकंड ब्याज की निर्दिष्ट दर के साथ, थर्ड
ब्याज की निर्दिष्ट दर के बिना, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जीरो कूपन बॉन्ड जब जारी किए जाते हैं तो उन पर ब्याज की कोई दर निश्चित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, ब्याज की दर निर्दिष्ट, यानी ब्याज की निर्दिष्ट दर के बिना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। मतलब जो हमारे कंपनी के फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनल स्टेटमेंट, उनका कौन सा पार्ट नहीं है। फर्स्ट है आपका लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा, थर्ड लेजर खाता, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फाइनल स्टेटमेंट होते हैं हमारे, तो उनमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, आर्थिक चिट्ठा भी आता है, दोनों आते हैं, लेकिन जो लेजर खाता वो उसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है। फर्स्ट सकल लाभ अनुपात, सेकंड शुद्ध लाभ अनुपात, थर्ड संचालन अनुपात, और फोर्थ चालू अनुपात। ये तीनों ही आपके लाभदायकता अनुपात के भाग हैं। जो ये वाला जो अनुपात है, चालू अनुपात, आपका लाभदायकता अनुपात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। फर्स्ट आर्थिक चिट्ठे से, सेकंड लाभ हानि खाते से, थर्ड अतिरिक्त सूचनाओं से, और फोर्थ इन में से सभी। तो जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सभी को मिलाकर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इन सभी से हम रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर वाले, वो इस प्रकार हैं। मैं हिंदी वाले पढ़ रहा हूँ सिर्फ। 11 साझेदारी संलेख को समझाइए। दूसरा है साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आहरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 16 समता अंश की 2 विशेषताएं लिखिए। आगे 17 है, परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार बताइए। 18 वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य लिखिए। 19 है आपका, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, वित्तीय क्रियाकलापों द्वारा रोकड़ अंतर्वाह के 2 उदाहरण लिखिए। आगे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। 21वां प्रश्न आपका, अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नए शेयरधारक के प्रवेश के समय फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार समझाइए। आगे क्वेश्चन नंबर 26, चिट्ठे के लंबवत प्रारूप का नमूना दीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, और जो न्यूमेरिकल है 10 नंबर वाला। तो इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए बी सी और डी लाभ हानि क्रम से 4:3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2024 को साझेदारी का विघटन हो गया। इस तारीख को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। दे रखा आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2024 को। इधर दायित्व पक्ष में लेनदार, देय विपत्र, पूंजी ए और सी की दे रखी है। और संपत्ति पक्ष में बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार, रहतिया और पूंजी बी और डी की 40,000 और 20,000 रुपये इधर दे रखी है। आगे क्या है जो सूचना दी हुई है हमें, प्राप्य विपत्रों एवं देनदारों से पुस्तक मूल्य का 90% वसूल हुआ। रहतिया 78,000 रुपये में बेचा जा सका। और आगे 2,000 रुपये का अदत्त वेतन भी जो उस चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं था चुकाया गया।
वसूली के खर्चे 6,000 रुपये हुए, बी दिवालिया है और उससे केवल 32,000 रुपये ही वसूल हो सके। गार्नर बना मरे का नियम लागू होगा, वसूली खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो इस प्रकार, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया हुआ है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसका निपटारा कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस आपको देखना है और आप नोट करेंगे आपने अपनी परीक्षा में किस प्रकार सॉल्व किया, उससे आंसर मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन, तो हमने बनाया है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट्स। पहले हम क्या करते हैं, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उन्हें ट्रांसफर करते हैं। तो एसेट्स हमारे इधर हैं तो ये 2 साइड में आएंगे और जो दायित्व हमारे इधर हैं वो इधर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, बिल्स रिसीवेबल 40,000 रुपये, सेकेंड डेटर्स देनदार 1,40,000 रुपये और स्टॉक आपका 92,000 रुपये, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं, बाय क्रेडिटर्स 1,20,000 रुपये और बिल्स पेबल 20,000 रुपये। उसके बाद हम जो संपत्तियां उन्हें बेचेंगे, तो पहले हमने बेच दिया बाय बैंक के में लिखेंगे अंदर बिल्स रिसीवेबल जो हमारे 40,000 के थे उनसे 90% मिलेगा, यानी कि 9 चौक 36,000। और डेटर्स हमारे हैं 1,40,000 के, तो उनका 90% निकालेंगे तो 1,26,000 आएगा। और स्टॉक की अमाउंट दे रखी थी हमें 78,000 रुपये में, हमने वो उन्हें बेचा है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो बैंक में जो अमाउंट आएगी वो 2,40,000 रुपये आएगी। आगे बढ़ते हैं इधर, अब जो हमने पेमेंट किया है तो टू बैंक में लिखा, बैंक के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये, एक्सपेंस किए कौन से हैं, ये रियलाइजेशन जो वसूली वह हैं वो 6,000 रुपये हैं। क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे 1,20,000 के थे, 1,20,000 रुपये करेंगे। और बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे 20,000 रुपये हैं। तो ये सभी अमाउंट को जोड़ेंगे तो हम पेमेंट करेंगे टोटल 1,48,000 रुपये। उसके बाद अब टू साइड का टोटल करेंगे और बाई साइड का टोटल करेंगे। तो टू साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है 4,20,000 रुपये, तो इसमें से बाई साइड वाला टोटल माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 40,000 रुपये। अब 40,000 का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या इस क्वेश्चन में लॉस है, तो इस लॉस को हम बांट देंगे इनके रेशो में। तो रेशो हमें दिया हुआ था 4:3:1 का रेशो है, इस रेशो में बांटेंगे तो ए को मिलेंगे 16,000, बी को मिलेंगे 12,000, सी को 8,000 और डी को मिलेंगे 4,000 रुपये। तो ये हमारा जो बन जाता है रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ है, बस आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में और समझना है इसको ध्यान से। हाँ जी, तो समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल। जो बैलेंस दिए हुए हैं लाइबिलिटी साइड में वो इधर आएंगे, बाई साइड में आएंगे, और जो एसेट साइड में दे रखे हैं वो टू साइड में आएंगे। तो पहला बाय बैलेंस BD 81,000 रुपये दिया हुआ है और सी का 20,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये इधर आ गया, दोनों में डैश लगा देंगे। उसके बाद सेम वैसे ही इधर जो टू बैलेंस BD लिखेंगे, बी का दिया हुआ है 40,000 रुपये, डी का दिया हुआ है 20,000 रुपये। उसके बाद जो पेमेंट मिलेगा उन्होंने कहा है कि बी से सिर्फ हमें 32,000 रुपये मिलेंगे, तो बी में लिख दें बाय बैंक 32,000 रुपये, इन दोनों में डैश आ जाएगा। और ये नहीं कहा कि डी पैसे देगा या नहीं देगा, तो हम ये मान के चलेंगे तो डी के हिस्से में जो भी खर्चा आएगा वो अपने पूरे पैसे वसूल करेगा, सॉरी देगा इसको, फर्म को वापस। तो इसके लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख लेता हूँ पहले, और फिर ये लॉस था हमारा, ए को 16,000 मिला, बी को 12,000 और सी को 8,000 और डी को मिला है 4,000 रुपये। तो डी के मिलते हैं टोटल मिला के कितने, 24,000 रुपये। तो डी अपने पूरे पैसे लेकर आएगा बाय बैंक में, इधर आ गया 24,000 रुपये देगा। उसके बाद बी का हमने टोटल किया 52,000 रुपये, और 52,000 रुपये में से इसने 32,000 रुपये हमें वापस कर दिए। बाकी जो बचा 20,000 रुपये उसको जो पार्टनर ए और सी हैं, यही सॉल्वेंट पार्टनर हैं, तो ये अपने जो ओपनिंग कैपिटल होती है इनकी उसमें लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन की हुई है, कैपिटल रेशो निकाला है, ए के 80,000 रुपये हैं और बी सी के 20,000 1,20,000 हैं। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और बचा 8 और हम 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो जो रेशो निकल के आएगा वो आएगा जी आपका 2:3। तो 3 जो आपका डिफरेंस आया या डेफिशिएंसी जो आई है बी की वो आई है 20,000। तो 20,000 को हम बांट देंगे किस रेशो में, 2:3 में। तो ए को मिलेगी डेफिशिएंसी 8,000 रुपये और सी को मिलेगी 12,000 रुपये। तो ये आ जाएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये।
फिर यहाँ लिखेंगे टू साइड में बी के नाम से, टू बीज कैपिटल 8,000 रुपये ए के में और डैश बी में, और यहाँ जाएगा सी में 12,000 रुपये। इस तरीके से ये वाला अकाउंट कंप्लीट हो गया बी का, पूरा हो गया 52,000। अब करते हैं हम सी का। तो सी का इधर 1,20,000 है और इधर टोटल आता है हमारा कितना, सी का 8,000, 12,000 माइनस कर देंगे तो ये 20 हो गया। तो बचेगा बैलेंस जिसके लिए पेमेंट करेंगे टू बैंक करके 1,00,000 रुपये, यानी 1,20,000 में 20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,00,000 और वो हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक करके। ये आपका क्वेश्चन भी आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो उनका बैलेंस होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है आपका ए के यहाँ 80,000 है और इधर का टोटल करेंगे आपका ये 16,000 और 8,000 ऐड करेंगे 24 माइनस करेंगे 80,000 से तो बचेगा आपका 56,000 रुपये। तो इस तरीके से ये भी लिख देंगे टू बैंक में 56,000 रुपये। अब इसके बाद जो भी हमने काम किया है, जो भी पेमेंट किया रिसीव किया है, उसके लिए हम बनाते हैं इसमें बैंक अकाउंट। अगर हमारा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो बनाते हैं उसका दोनों तरफ टोटल मैच कर जाता तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, जो भी पेमेंट हमने किए हैं। तो देखो जरा, पहले सबसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 8,000 रुपये दिया हुआ है, तो 8,000 रुपये लिखेंगे टू बैलेंस BD 8,000। उसके बाद जो पैसा हमारे पास आया है और गया है, आया है तो टू साइड में लिखेंगे, जो हमारे पास से गया है वो बाई साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें 8,000 रुपये बैलेंस BD लिख लिया, फिर उसका बी से कितने मिले थे 32,000 रुपये। उसके बाद रियलाइजेशन में जो हमने अपनी संपत्ति बेची हैं वो बेची हैं 2,40,000 की, और डी ने हमें दिए थे 24,000 रुपये। ये हमारे पैसा आया है और हमारे पास से गया कितना, जो हमने रियलाइजेशन में पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल सबको मिला के किया था 1,48,000 का, तो वो यहाँ आ गया बाई साइड में। उसके बाद एक को हमने कितने दिए 56,000 रुपये और सी को कितने दिए 1,00,000 रुपये। तो टोटल मिला के जब हम दोनों का करेंगे तो टू और बाई दोनों का टोटल आएगा 3,04,000 रुपये, 3,04,000 रुपये। हमारा टोटल मैच हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा इस प्रकार है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्यूशन। आर कंपनी लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 5,000 अंशों का निर्गमन किया और इस संबंध में 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम याचना पर और 25 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय हैं। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सोहन, जिन्हें 50 अंश आवंटित किए गए थे, ने प्रथम और द्वितीय तथा अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। से सभी राशियां प्राप्त हो गईं। कंपनी के संचालकों ने सोहन के अंशों का हरण कर लिया और उन्हें पूर्ण चुकता अंशों के रूप में 3,000 रुपये में पुनर्निर्गमित कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। ये न्यूमेरिकल वाला है क्वेश्चन है। और उसके बाद अथवा में दिया हुआ है कंपनी की अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं। कंपनी के अंश पूंजी का बंटवारा जिन प्रमुख श्रेणियों में किया जाता है उनका वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल वाला पार्ट, थ्योरी वाला आप खुद कर लेंगे, नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं इसे पूरा आपको रिटन में दूं तो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करके बताना आप मुझे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 का न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक एनालिसिस टेबल बना लेते हैं जिसमें आप सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन वो लिखेंगे। तो हमें शेयर्स हैं 5,000 रुपये @ 100 रुपीज़ ईच। फिर दूसरा कॉलम हमने बनाया अमाउंट ड्यू का, तीसरा कॉलम अमाउंट रिसीव का, चौथा कॉलम बना लेते हैं एडजस्टमेंट का। जो भी प्लस माइनस करना वो इधर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन 20 रुपये, अलॉटमेंट 30 रुपये, फर्स्ट कॉल 25 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये। अब हम कितना मांगेंगे, 5,000 × 20 करेंगे तो 1,00,000 रुपये मांगेंगे। सेकेंड 5,000 × 30 करेंगे 30 रुपये तो आ जाएगा 1,50,000 रुपये। और 5,000 × 25 करेंगे तो 1,25,000 रुपये। और 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपये तो 1,25,000 रुपये। ये हम पूरा पैसा मांगेंगे। तो हमने जितने पे लिए एप्लीकेशन मांगा उतने पे मिला है। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन में कितना रुपये मिलेगा, 1,00,000 रुपये। अलॉटमेंट में कितना मिला, 1,00,000 रुपये। और फर्स्ट कॉल पे आपने मांगा 1,25,000 रुपये, जिसमें आपका जो सोहन है, सोहन ने आपको 50 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया। कितना, 25 × 50 करेंगे तो 1,250 रुपये आपका हो गया कॉल्स इन एरियर। हमने लिख दिया एडजस्टमेंट में। वैसे ही सेम सेकेंड हैंड कॉल पर भी आपने 1,25,000 रुपये मांगा
और हुआ क्या, फिर हमें सोहन ने, यहाँ भी सोहन है, और सोहन ने फिर 50 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 1250 रुपये नहीं दिया। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और ये हमने रीशू का टेबल बना लिया। यहीं पर 50 अंश हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो 5000 इसकी कैपिटल आएगी। लेकिन हमें जो कैश रिसीव हुआ उनके लिए कंप्लीट वो हुआ 3000 रुपये, और 2000 रुपये हमारे कहाँ चले जाएंगे, 2000 का घाटा हुआ है, तो इसे हम कहाँ से पूरा करेंगे, 4 फिजिट अकाउंट से। ये आगे की कैलकुलेशन है, इसे बाद में समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री जो बनेगी आपकी वो बन जाएगी, आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो इस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए और 2 शेयर एप्लीकेशन 1 लाख रुपए। उसके बाद मैंने एंट्री को फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है, तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल। ये पैसा रिसीव करने की एंट्री है, और ये वाली एंट्री होती है आपको जो एप्लीकेशन मनी आया उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, 1 लाख रुपए से ये बन जाएगी। सेकंड एंट्री जो बनेगी वो अलॉटमेंट ड्यू की होगी। अब मांगेंगे पैसा हम अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 रुपये से। उसके बाद इसको रिसीव करेंगे हम, तो ये रिसीव करने के बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपये, 2 शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 रुपये। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, मतलब मांगेंगे। थर्ड की ये एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 1,25,000 रुपये। अब ये पैसा आप रिसीव करेंगे। बी बैंक अकाउंट डेबिट, अब हमें कुछ पैसा नहीं मिला था उसके लिए लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1250 रुपये आपको नहीं मिले थे, हाँ यहाँ लिख दिया, और बैंक में मिले आपको 1,23,750 रुपये। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,25,000 रुपये, जितना हम डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड यानी कि फोर्थ यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल है आपकी फोर्थ एंट्री के लिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000 रुपये डेबिट और 1,25,000 रुपये क्रेडिट। सेम वैसे ही बनेगी इसकी सेकंड एंट्री बी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो बैंक में आएगा आपका 1,23,750 और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका 1,250 रुपये। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट में पूरी अमाउंट आएगी 1,25,000 रुपये। इसके बाद क्या हुआ, जो पैसा नहीं मिला तो हमने इसके शेयर जो फोर फीचर कर लिए, मतलब हरण कर लिया। तो हरण करने की जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो है शेयर कैपिटल अकाउंट 50 × 100, मतलब 50 शेयर थे और हमने 100 रुपये पूरे मांगे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100, तो यह आ जाएगा 5,000। 2 कॉल्स इन एरियर, दो पैसा नहीं मिला हमें तो हमने उसे जोड़ दिया है, तो 2 कॉल्स इन एरियर 1250 प्लस 1250, तो टोटल पैसा नहीं मिला हमें कितना 2500 रुपये। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट आ जाएगा, हमने कितना पैसा जब्त कर लिया, तो 5,000 माइनस करेंगे 25,000, तो सॉरी 2500, 5,000 माइनस 2500, तो ये आ जाएगा आपका 2500 रुपये। अब ये शेयर जो हमने अभी फोरफिटेड किए इनको हमने री इशू किया, दोबारा से बेच दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये में बेचा है, और है कितने के, ये जो शेयर हैं हमारे वो पूरे हैं आपके 5,000 रुपये के, तो 5,000 माइनस 3,000 करेंगे तो बचेगा 2,000, तो 2,000 आएगा आपका फोर फीचर अकाउंट में, फोरफिटेड अकाउंट या फोर फीचर अकाउंट में, तो ये आ जाएगा आपका इतना। उसके बाद जो पैसा बचा है हमने जब्त किया है कितना 2500, और हमने यहाँ यूज किया है 2,000। जो डिफरेंस आएगा, जो मैं कह रहा था आपको ये कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा, तो ये वाली कैलकुलेशन है, तो हमने यहाँ कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकाली थी 2500 माइनस 2,000, तो ये आ गया था 500 रुपये। तो ये आपकी वही अमाउंट है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 रुपये से एंट्री बन जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल वाला। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये है, करते हैं इसे। निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठे से चालू अनुपात एवं त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। तो आपको ये कंपनी दी हुई है और एबेस है कंपनी लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा 1 जनवरी 2024 को। ये जो अमाउंट दे रखी है लाख में दे रखी है, जैसे 10 है तो इसका मतलब है 10 लाख। समता अंश पूंजी
संचय, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋणपत्र, दीर्घकालीन ऋण, बैंक ऋण, लेनदार, देय विपत्र। संपत्तियां हैं हमें भूमि, भवन, प्लांट एंड मशीनरी यानी कि प्लांट एवं मशीनरी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, नगद, बैंक, देनदार, प्राप्य, विपत्र और रहतिया। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है हमें ऋणपत्र को परिभाषित कीजिए। ऋणपत्रों का सहायक प्रतिभूति समपार्श्विक के रूप में निर्गमन से क्या आशय है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसका हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, तो करते हैं। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो चालू अनुपात निकालना है और उसके बाद निकालना त्वरित अनुपात। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स इक्वल होता है आपका कैश प्लस बैंक प्लस डेटर्स प्लस बीआर प्लस स्टॉक, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। उन सबको जो भी हमारी करंट एसेट्स है उन्हें जोड़ देंगे। तो 1 लाख प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10, तो ये टोटल हो गया हमारा 20 लाख रुपए की हमारी होगी करंट एसेट्स। आगे दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारी करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल होता है हमारा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 लाख प्लस 3 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 5 लाख। 5 लाख की हमारी होगी करंट एसेट्स। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ऊपर रख देंगे वैल्यू करंट एसेट्स की 20 लाख रुपए और नीचे रख देंगे करंट एसेट्स की वैल्यू करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 5 लाख। तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो होगा 4/1 और रेशो हो जाएगा 4:1। ये हो गया हमारा करंट रेशो। फिर उसके बाद हमें जो सेकंड निकालना वो निकालना है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट जो होंगी हमारी वो होंगी करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 20 लाख माइनस के 10 लाख जो स्टॉक की वैल्यू है, तो ये बचेंगे हमारे 10 लाख की बचेंगी क्विक एसेट्स। और क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमारी हैं 5 लाख की, पहले निकाल ली थी, तो ये ऊपर रखेंगे क्विक एसेट्स की वैल्यू 10 लाख और नीचे रखेंगे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 5 लाख। तो 5 से 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। ये हो गया हमारा क्विक रेशो। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, सॉल्व करते हैं इसको भी। निम्नलिखित सूचनाओं से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। तो आपको कुछ मदद दी हुई है और इधर अमाउंट है। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ, सामान्य संचय में हस्तांतरण, देनदारों में कमी, देय विपत्रों में कमी, अपलिखित अंशों पर बट्टा, रहतिया में वृद्धि, मशीन बेचने से हानि, विनियोग बेचने पर लाभ। और इसका अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है, वित्तीय विवरणों से क्या आशय है, व्यावसायिक संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों के लिए वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30 कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिख लेंगे और ये फॉर्मेट बना लेंगे हम, करते हैं जी सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं और कुछ माइनस करते हैं। वैसे तो ऐड करने वाले होंगे फर्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना किया हमने 10,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ 5,000 रुपये दे रखा है इसमें। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी दे रखा है आपको 12,000 रुपये की हानि। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 27,000 रुपये। यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद कुछ माइनस करने वाले पॉइंट होते हैं इसमें। तो माइनस का है आपका लेस करेंगे आप प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये। तो ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, माइनस का के अंदर हो गया 4,000 रुपये। आगे चलते हैं, तो इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन, ये वाली जो कैलकुलेशन यहाँ से ये हो जाएगी 1,23,000 रुपये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 1,23,000 रुपये। आगे जो है वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट ऐड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपको डिक्रीज इन डेटर्स 25,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 25,000 रुपये ऐड करके ये यहाँ जाएगा। उसके बाद लेस वाला पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन बिल्स पेबल, यानी कि लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा 20,000 रुपये। उसके बाद
सेकंड है इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 18,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे 18 20 38,000। और अब तीन अमाउंट है 1,23,000, 25,000 और 38,000 माइनस के, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका जो नेट कैश फ्लो आएगा आपका ऑपरेटिंग वो आएगा 1,10,000 रुपये। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया आपका आंसर 1,10,000 रुपये। और ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 30 था वो कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो आप नोट कर लेंगे अच्छे से, अपना मिलान कर लेंगे जो आप करके आए हैं। तो आप करते हैं जो भी आगे के जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं थ्योरेटिकल, उसके लिए आप कमेंट करें कि उनका आपको सॉल्यूशन चाहिए या आप खुद कर लेंगे। तो इसके लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल पीपीएस कॉमर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।